ये कहानी है एक बूढ़ी नानी की, जिनकी बेटी उन्हें 17 साल की उम्र में ही छोड़ के चली गई थी। अपनी बेटी के इंतजार में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। अब उनका साथ देने के लिए कोई नहीं था और अब उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होने की वजह से उन्हें झुककर चलना पड़ता था। अब उनकी बेटी 32 साल की हो चुकी थी और उसका 7 साल का बेटा भी था, जिसका नाम सांगू था। सांगू की माँ 15 सालों के बाद अपने घर जा रही है। सांगू माँ से पूछता है कि उसकी नानी कैसी है, उन्हें ठीक से सुनाई या दिखाई देता है, क्या वो डरावनी है। लेकिन माँ के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो कई सालों से अपनी माँ से नहीं मिली थी। अब रास्ते में गाँव के लोग मुर्गी को पिंजरे से निकालते हैं। अब मुर्गी सांगू और उसकी माँ पर कूदकर उनके कपड़े गंदे कर देती है। सांगू को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो शहर में पला बड़ा है। वो माँ से वापस घर चलने के लिए जिद करता है, पर माँ उसे डांट के किसी तरह से नानी के घर ले जाती है। सांगू की नानी, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वो बोल नहीं सकती और उनकी सुनने की शक्ति भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनकी बेटी उनसे माफी मांगती है, क्योंकि वो इतने सालों से उन्हें नहीं मिलने आई। वो बताती है कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और पैसों की कमी के चलते उसकी दुकान बंद हो गई। अब उसका कर्ज बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे का पालन पोषण नहीं कर सकती। इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए सांगू को उनके पास रखना चाहती है और सब ठीक होने के बाद उसे वापस ले जाएगी। नानी सिर्फ उसे देख रही थी, लेकिन वो समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है। उनकी बेटी अब जा रही थी, पर वो उसे इशारे से बोलती है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले। पर उनकी बेटी बताती है कि वो अब यहाँ नहीं रह सकती और वह शाम की बस से वापस शहर के लिए रवाना हो जाती है। सांगू शहर का रहने वाला लड़का था। उसे गांव का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी माँ उसके कपड़े और कुछ खाने का सामान उसके लिए छोड़ के गई थी, जो सिर्फ शहर में मिलता था। नानी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन सांगू उनसे पहले कभी नहीं मिला था। वो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। नानी अपने हाथों को फिरकर इशारा करती है, पर सांगू नहीं समझ पाता कि वो क्या कहना चाहती है। वो उनके बुढ़ापे का मजाक उड़ाता है और उन्हें गूंगा और बहरा बोलता है। ये सुनकर नानी माँ को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद नानी घर चलने के लिए आगे बढ़ती है। सांगू उनका पीछा कर रहा होता है, पर वो ऐसा नाटक कर रहा था जैसे वो उनके साथ नहीं चल रहा। रात को वो साथ में खाना खाते हैं। नानी अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देती है। वो हमेशा वीडियो गेम्स खेलता रहता था और नानी उसे उत्सुकता से देखती रहती थी, पर कभी भी उसे कुछ नहीं कहती थी। गांव में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, इसलिए सांगू को एक पॉट में टॉयलेट करना पड़ता था, जिसे नानी अपने हाथों से साफ करती थी। एक दिन एक लड़का उनके घर आता है। वो सांगू को अपने साथ खेलने के लिए कहता है, पर सांगू उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद था। नानी खाली समय में सिलाई करती थी। वो सांगू को सुई में धागा डालने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी आंखें कमजोर थी, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। सांगू धागा डालकर दोबारा से वीडियो गेम्स खेलने लगता है, पर धागा खत्म होने पर नानी फिर से उसे धागा डालने को बोलती है। सांगू इस बात से बहुत इरिटेट हो गया था। वीडियो गेम्स खेलते खेलते उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। अब सांगू नानी से पैसे मांगता है, लेकिन नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सांगू को बैटरी दिला सके। सांगू नानी से फिर से पैसे मांगता है और कहता है कि वो अपनी माँ से कहकर उनके पैसे वापस कर देगा, पर नानी फिर से अपने हाथों को फेरकर उसे कुछ बताती है। सांगू को उन पर गुस्सा आता है। वो उन्हें बताता है कि वो किसी काम की नहीं है और उन्हें धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। और अब वो नानी के जूते छुपा देता है, जिसकी वजह से अब उन्हें नंगे पैर चढ़ाई करनी पड़ती थी। वो मेहनत से उसके टॉयलेट पॉट को धोकर लाती है, जिसे सांगू लात मारकर तोड़ देता है। एक दिन नानी सो रही थी, तब सांगू उनके हेयर पिन को निकालकर बाजार में जाता है, ताकि उसे बेचकर वो बैटरी खरीद सके। वो एक दुकान में जाता है। दुकान वाला आदमी उसे कुछ बैटरीज दिखाता है, लेकिन उनमें से कोई भी बैटरीज उसके गेम में नहीं लगती। दुकान वाला उसे दूसरी दुकान के बारे में बताता है, लेकिन वहाँ भी उसे बैटरीज नहीं मिलती। अब सांगू हेयर पिन को बेच के कुछ खाने की सोचता है, क्योंकि वो उसे अब नानी को वापस नहीं करने वाला था। किराने वाला हेयर पिन को लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं थी। सांगू निराश होकर घर आता है, पर उसे घर आने का रास्ता नहीं मिलता। तभी एक आदमी उसके पास आता है, जो कि उसी गांव के पास रहता था। वो उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर ले जाता है। सांगू देखता है कि उसकी नानी उसका इंतजार कर रही थी। अगले दिन नानी कपड़े धोकर बाहर सुखाती है। थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती है और कपड़े भीगने लगते हैं। सांगू पहले तो कपड़े ले लेता है, पर जब धूप निकलती है तो वो अपने कपड़ों पर 2-2 क्लिप्स लगाता है, पर अपनी दादी के कपड़ों पर एक भी क्लिप नहीं लगाता। फिर उसे महसूस होता है कि उसकी नानी के पास पहनने के लिए और कपड़े नहीं थे। अब वो नानी के कपड़ों पर भी एक क्लिप लगा देता है। नानी सांगू को पूछती है कि तुम क्या खाओगे। सांगू उन्हें बताता है, लेकिन उन्हें शहर के खाने के बारे में जानकारी नहीं थी। सांगू उन्हें पिज्जा बर्गर की फोटो दिखाता है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वो उन्हें मुर्गे की फोटो दिखाकर उन्हें फ्राइड चिकन लाने को बोलता है। नानी तुरंत ही कुछ खरबूजे लेकर शहर की ओर निकल जाती है, क्योंकि वो उन्हें बेचकर ही चिकन लाने वाली थी। लेकिन जब वो वापस आती है तब जोरों की बारिश हो रही थी और वो पूरी भीग जाती है। उन्हें ठंड लग गई थी, लेकिन वो किसी तरह से सांगू के लिए चिकन
बनाती है। नानी सांगवू को उठाती है और बताती है कि उन्होंने उसका मनपसंद खाना बनाया है, लेकिन सांगवू उसे देखते ही खाने से मना कर देता है और खाना फेंककर वापस सो जाता है। नानी उदास हो जाती है। सुबह होते ही सांगवू को बहुत भूख लगती है। वो नानी के बनाए चिकन को खाने लगता है। वो देखता है कि नानी अभी भी सो रही थी। दरअसल नानी ने भी कल रात को खाना नहीं खाया था। सांगवू उनके पास आता है। नानी को बहुत तेज बुखार हो गया था क्योंकि वो बाजार से आते समय बारिश में भीग गई थी। सांगवू उनके सिर पर एक पट्टी रखता है और उन्हें कल रात का खाना गर्म करके देता है। वो देखता है कि नानी ने हेयरपिन की जगह चम्मच को मुड़कर अपने बालों में लगाया था। ये देखकर सांगवू उनकी हेयरपिन वापस कर देता है। अब वो गांव के नीचे एक मैदान में आता है जहाँ एक लड़की खेल रही थी। वो उस लड़की को पसंद करने लगता है। अगले दिन नानी और सांगवू बाजार में जाते हैं क्योंकि नानी अपने घर में बनाए खरबूजों को बाजार में बेचकर पैसे कमाया करती थी। उस दिन वो काफी देर तक बस का इंतजार करते हैं, लेकिन बस नहीं आती। उन्हें पैदल ही बाजार जाना पड़ता है। नानी बाजार में खरबूजे बेचने लगती है। सांगवू दीवार के पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसकी नानी सारे खरबूजे नहीं बेच पाती, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे बटोर लिए थे, जिससे वो सांगवू को नए जूते दिलवाती है और एक अच्छे होटल में उसका मनपसंद खाना भी खिलाती है। लेकिन वो खुद पैसे बचाने के लिए सिर्फ पानी पी रही थी। वहाँ पर सांगवू को एक दुकान दिखती है जहाँ पर हर तरह की बैटरीज मिलती थी। अब वो घर के लिए निकलते हैं। नानी माँ को बस का कंडक्टर बताता है कि उसकी एक दोस्त के पैरों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए वो उसे एक बार मिल आए। नानी अपनी दोस्त से मिलने जा रही थी। वो सांगवू को इशारों में पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है। वो एक बच्चे को चोकोपाई खाते हुए देखता है। वो उसकी तरफ इशारा करता है। नानी बच्चे के फेंके हुए रैपर को उठा लेती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दुकान पर जाकर क्या कहना है। वो अपनी दोस्त के पास आती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। अब नानी उन्हें वो रैपर दिखाती है। उनकी दोस्त उनके लिए बहुत सारी चोकोपाई पैक कर देती है। नानी उन्हें पैसे देती है, लेकिन उसकी दोस्त पैसे लेने से मना कर देती है। फिर नानी उन्हें कुछ खरबूजे देती है। अब नानी बस के पास आती है। सांगवू अपने गांव की लड़की के साथ बैठा था। वो दादी से कहता है कि वो अकेले ही बस में जाएगा, इसलिए वो उनके साथ ना आए। अब नानी सांगवू को कहती है कि वो अपने साथ बचे हुए खरबूजे ले जाए क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और बस चल पड़ती है। सांगवू उस लड़की के साथ बैठा तो था, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। वो अपने दोस्त से बात कर रही थी। सांगवू घर पहुंचकर नानी का इंतजार कर रहा था, पर वो नहीं आती। अब वो बस स्टैंड पर जाकर उनका इंतजार करता है, पर किसी भी बस में नानी नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद नानी पैदल आते हुए दिखती है क्योंकि उनके गांव आने वाली वो आखिरी बस थी जो सांगवू की वजह से छूट गई थी। अब सांगवू तुरंत ही उनके थैले को उठा लेता है। अगले दिन वो दोबारा से उस लड़की के साथ खेलने जाता है, पर वो वहाँ नहीं थी। तभी उसे उस लड़की का दोस्त दिखता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पीछे एक गाय तुम्हें मारने आ रही है। ये सुनकर लड़का भागने लगता है, पर आगे जाकर गिर जाता है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसे सांगवू पर गुस्सा आता है, पर सांगवू वहाँ से भाग जाता है। उसे आगे जाकर वो लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि वो उसे ही ढूंढ रही थी। ये जानकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब सांगवू पूरे दिन मुस्कुराता रहता है। वो देखता है कि उसके बाल बड़े हो गए हैं। वो नानी से बोलता है कि उसके बाल थोड़े से छोटे कर दे। नानी बाल काटना शुरू करती है। तब सांगवू को नींद आ जाती है। नानी बाल काटकर उसे उठाती है। सांगवू देखता है कि नानी ने उसके आगे के बाल बहुत छोटे कर दिए थे। ये देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि अब वो ऐसा चेहरा लेकर उस लड़की से नहीं मिल पाएगा। वो अपने सिर को कपड़े से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन नानी उसी कपड़े में अपना सामान रखा करती थी। सांगवू सारे खिलौने इकट्ठे करके बाजार जाता है। नानी एक लिफाफे में उसका वीडियो गेम देती है, लेकिन वो उससे लेने से मना कर देता है क्योंकि उनमें बैटरीज नहीं थी। फिर भी नानी उसे उसके बैग में रख देती है। वो सारे खिलौने बेचकर एक बड़ा सफेद भालू खरीदता है। अब रास्ते में उसे एक ढलान दिखती है और वो वहाँ से फिसलकर नीचे आने की सोचता है, लेकिन वो गिर जाता है और उसके पैर छिल जाते हैं। जब वो रास्ते में था तब उसके पीछे एक गाय भागने लगती है, लेकिन तभी वो लड़का उसे बचा लेता है जिसे पिछली बार उसने परेशान किया था। सांगवू को जो वीडियो गेम नानी ने दिया था, जब वो उसे खोलता है तो उसमें कुछ पैसे थे ताकि वो उसकी बैटरीज खरीद सके। उसे देखकर सांगवू रोने जैसा हो जाता है। अब वो घर जाने लगता है और जब वो नानी को देखता है जो उसी का इंतजार कर रही थी, उन्हें देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। अब सांगवू भी अपनी दादी को पसंद करने लगा था। नानी उसे एक लेटर देती है जो कि उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था। उसमें लिखा था कि कुछ ही दिनों में वो उसे लेने आ रही है। सांगवू नानी को लिखना सिखाता है। नानी लिखने की पूरी कोशिश करती है पर नहीं लिख पाती। सांगवू ये सोचकर रोने लगता है कि अगर वो कभी बीमार हुई तो उसे कैसे पता चलेगा। वो उन्हें कहता है कि अगर वो खाली पन्ना भी उसे भेज देगी तो वो समझ जाएगा। उस रात सांगवू सोता नहीं। वो पोस्ट कार्ड पर कुछ मैसेज लिखता है ताकि जब नानी बीमार हो जाए तब नानी सिर्फ उस कार्ड को भेजकर उसे बता सके।
अगली सुबह उसकी माँ उसे लेने आती है। वो नानी को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। जाते समय वो सांगू से कहती है कि वो अपनी नानी से कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन सांगू कुछ भी नहीं बोलता। वो जाते जाते नानी को कार्ड्स देता है। नानी शीशे पर हाथ मारकर उसे बुलाती है, लेकिन सांगू उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी नानी उसे जाने के बाद उसे याद करके परेशान हो। लेकिन जैसे ही बस जाने लगती है, वो बहुत हिम्मत करके अपनी नानी माँ को देखता है और उन्हें हाथ फेरकर इशारा करता है और बस आगे निकल जाती है।